हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, प्रैक्टिस सेट चल रहे थे और आज आपका ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और शुरू करते हैं। आज के लिए देखो, पहला क्वेश्चन है कि मोहन अपने वेतन में 10% की वृद्धि करता है, या मोहन के वेतन में 10% की वृद्धि की गई। उसके वेतन को पहले जैसा करने के लिए नए वेतन में कितने परसेंट कमी करनी होगी। आसान सा क्वेश्चन है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लो एक बार कि मोहन का जो वेतन है वो 10% बढ़ाया गया। अब उसका जो नया वेतन है उसको कितना कम किया जाए जिससे कि वो पहले जैसा वेतन हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, उसका जो वेतन है बच्चों, वेतन मान लेते हैं हम उसका 100। उसका वेतन 100 था और वेतन में 10% की वृद्धि की गई। अब वेतन 100 है और 10% की वृद्धि की गई, तो अब वेतन कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब ये पहला वेतन और ये नया वेतन। अब कहा गया है कि उसके वेतन को पहले जैसा करने के लिए नए वेतन में कितने परसेंट कमी की जाए। तो नया वेतन ये है, अब नए वेतन में कितनी कमी करें जिससे वेतन पहले जैसा हो जाए। तो कितने की कमी करनी है बच्चों, 10 की कमी करनी है। और कमी करनी किसमें से है, नए वेतन में से। तो नए वेतन को नीचे लिख देंगे और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हुआ, 100/11%, या 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। बताओ, समझ आया। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं सभी लोग। कि मोहन का वेतन 10% बढ़ाया गया तो वेतन 100 से 110 हो गया। अब कहा नए वेतन को कितना कम करें, कितने प्रतिशत कम करें जिससे कि वो पहले जितना हो जाए। तो कम कितना करना है, 10, और किससे करना है, 110 से तो कम करना है, तो नीचे लिख दिया 110 गुणा 100। ये परसेंटेज आ गया। बताओ, समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, दूसरा है, किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो। किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपए, 92 रुपीज, 92 रुपए में बेचने की तुलना में बेचने की तुलना में 3 गुना है। तो क्रय मूल्य बताना है वस्तु का, सीपी कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो पहले ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 92 रुपए में बेचने की तुलना में 3 गुना है। ठीक है, मतलब जो लाभ है, पहले वाला लाभ है वो दूसरे वाले लाभ का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हमने ऐसा कर दिया कि लाभ 1 बराबर लाभ 2। अब कौन सा लाभ, किसका कौन सा लाभ, अब एक बात बताओ आप, लाभ ज्यादा होगा किसमें। कोई पहले 116 में बेचता है, बाद में 92 में बेचता है, तो लाभ 116 में बेचने पे ज्यादा होगा। अच्छा, ये वाला जो लाभ है ज्यादा है किससे, इससे। और पहले वाला लाभ दूसरे वाले लाभ का कितना गुना है, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए किसका गुना कर देंगे, दूसरे वाले का। पहले वाला लाभ दूसरे वाले लाभ का 3 गुना है। अब जो लाभ होता है प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसपी माइनस सीपी, विक्रय माइनस क्रय। एसपी माइनस सीपी 3, यहाँ भी एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, अब पहले वाला एसपी कितना है, 116, सीपी हमने एक्स मान लिया, बराबर 3। दूसरा वाला एसपी कितना है, 92, और सीपी हमने एक्स मान रखा है, क्रय मूल्य। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 116 माइनस के एक्स बराबर 276 माइनस के 3x। 3x को इधर ले आओ, 116 को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा, और 276 में से 116 माइनस हो जाएगा, 7 1 6 1। तो x बराबर कितना आया, 80। और आपको पता है x हमने क्या मान रखा था, x बच्चों मान रखा था सीपी यानी क्रय मूल्य, और हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य तो पूछा है। तो आंसर कितना हुआ इसका, 80 यानी 80। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा डी। बताओ, समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। 116 में बेचने पर जो लाभ है वो उसे 92 में बेचने की तुलना में 3 गुना है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ प्रतिशत था और हमने केवल लाभ लाभ लिख दिया।
तो जब दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत से परसेंट जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट लाभ और लाभ बराबर आ जाएंगे। तो पहले वाला जो लाभ है वो दूसरे वाले लाभ का 3 गुना है, तो पहला लाभ दूसरे लाभ का 3 गुना, तो लाभ का मतलब गुना, दूसरे लाभ के साथ गुणा कर दी किसकी, 3 की। अब लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, यानी एसपी माइनस सीपी, ये भी एसपी माइनस सीपी। पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है 116, क्रय मूल्य एक्स मान लिया। दूसरे वाला विक्रय मूल्य कितना है 92, क्रय मूल्य एक्स मान लिया। सॉल्व किया, एक्स का माना है 80 और एक्स क्या था वहां पर, सीपी यानी वस्तु का क्रय मूल्य। समझ आया? चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सेकंड था, दूसरा आपका लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर आएगा थर्ड आपका। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि √3 बराबर 1.732 हो तो वैल्यू बतानी है 2 + √3 अपॉन 2 - √3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो जब भी इस तरह कोई वैल्यू आएगी, जब भी कॉन्जुगेट मतलब जब भी कहीं अपॉन में रूट दिखाई दे तो कोशिश करेंगे कि उसको कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करें। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 से और डिवाइड भी करेंगे 2 + √3 से। जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो आप देखोगे a + b, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर बना ऊपर। और जब भी हम कॉन्जुगेट करेंगे तो नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा a - b × a + b, यानी a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। नीचे लाइन समझ आई नहीं आई भाई, a - b × a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इसका। अच्छा, ऊपर a + b का होल स्क्वायर होता है तो a² + b² + 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 7 प्लस के 2 दूनी 4 √3, ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग डिटेल में करके देखेंगे एक बार। 2 + √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 दूनी 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। अब आप ऐसा करो, रूट की वैल्यू लिख लो, 7 + 4 × √3 की वैल्यू कितनी है 1.732। ठीक है, तो 7 + 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 और 1 29, 4 × 1 = 4 तो 6। जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा और 6 यानी 0। आंसर कितना, सॉरी गलती हो गई, माइनस नहीं करना है, दोनों को प्लस करना है। कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 13.928, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 13.928 है थर्ड का ए ऑप्शन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर सही है 13.928। बताओ समझ आया? तो जब भी रूट नीचे दिखाई दे तो उसकी वैल्यू अगर आप डायरेक्ट रखोगे आंसर तब भी आएगा, लेकिन आप करके देखना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट करके पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद रूट की वैल्यू लिख दी, आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 8 और 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं बच्चों 6 8 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। किस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु मिड पॉइंट को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब देखेंगे तो अब जैसे कि आपको पता है, अगर आपने ट्रिपलेट याद कर रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 6 8 10 सेंटीमीटर अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 10, ये बेस हो गया 8, ये 6 हो गया, या 6 8 ये चेंज हो सकते हैं, ये फिक्स है। अब कहा इन तीनों की मध्य बिंदु को मिला दो, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, इनको तीनों को मिला दो। मिला दिया तो ठीक बीच में एक त्रिभुज बना। अब आप लोग देखेंगे जब ये मध्य बिंदु है तो ये 6 है तो ये 3 3 हो गया, मिड पॉइंट है। अब ये 10 है तो ये 5 5 हो गया,
और ये 8 है तो ये 4 4 हो गया। ठीक है, अब ज्योमेट्री में एक थ्योरम होती है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मध्य बिंदु प्रमेय होती है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये दोनों मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, समांतर होगी, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की आधी होगी। अगर ये 8 है तो ये कितनी होने वाली है बच्चों? 4। ठीक, सेम कंडीशन, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर होगी, पैरेलल, और आधी होगी। ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5। सेम कंडीशन, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये रेखा इसके समांतर होगी और पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, तो 3 हो जाएगी। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? अब जो त्रिभुज है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, ये बीच वाला त्रिभुज, ठीक है, इसकी भुजाएं क्या हुई पता चला आपको? इसकी भुजाएं हुई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता है, जब त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होती हैं तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है बच्चों, एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब 1/2 यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है? अब इन भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको छोड़ दो, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस होगी, वो कर्ण होगी। तो इसमें से एक लंब होगा, एक आधार होगा। तो 3 बेस हो गया और हाइट होगी इसकी 4। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों इसका क्या आया? क्षेत्रफल आया। समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का है, डी ऑप्शन सही है। और आंसर की जो है इसके लास्ट में दी गई है आपको, ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगी उसके लास्ट में आंसर की मिलेगी, वहां से मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा बताना है। एक 10% है, एक 20% है और एक 30% है। इनका समतुल्य बट्टा बताना है। समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा भी कह सकते हैं, सिंगल डिस्काउंट। तो हमें इनका सिंगल डिस्काउंट बताना है। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, 100 वाला तरीका है, 100 मानकर है एक तरीका, एक रेशियो बनाकर है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको 100 मान के करा दे रहा हूँ। हमने क्या किया, इसका जो एमआरपी है बच्चों, हमने इसका एमआरपी 100 मान लिया। एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी 100 मान लिया, डिस्काउंट 100 पर दिया जाएगा, गुणा पहला डिस्काउंट 10% है तो 90/100, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, और जब परसेंटेज में कमी होती है तो 100 में से माइनस करके निकालते हैं उसको। दूसरा डिस्काउंट 20% है तो कितना हो गया? 80%। तीसरा डिस्काउंट 30% है तो कितना हो गया? 70। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 1 2 3, 2 और 1 3, 9 8 72 गुणा 7/10। अब ये यहां लग जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। अब आप देख सकते हैं, आपने वस्तु का जो एमआरपी माना था वो कितना माना था? 100, मतलब वस्तु पर 100 लिखा हुआ था और वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी गई? तो वस्तु 50.4 रुपए में बेच दी गई। तो कितने रुपए कम किए? तो कितने रुपए कम किए बच्चों? 0.6 यानी 49। तो 49.6% का क्या हुआ? ये सिंगल डिस्काउंट हुआ, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 100 से जितना कम होता है परसेंटेज में उतनी कमी होती है। तो कमी का मतलब डिस्काउंट ही तो है कि 100 रुपए की वस्तु लिखी हुई थी, 100 रुपए लिखा हुआ था, अंकित था, एमआरपी था, और वस्तु बेची गई 50.4 में, तो कितने रुपए कम किए गए? तो 49.6 रुपए कम किए गए। तो यही तो कमी, तो डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट पूछा है, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ? 49.6%। समझ आया? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, 6 का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब कोप्राइम। 3 संख्याएं परस्पर सहभाज्य हैं और इस प्रकार हैं कि जिनमें पहली 2 का गुणनफल है 551, जिसमें पहली 2 का मल्टीप्लीकेशन है 551 और अंतिम 2 का गुणनफल है 1073, 1073। ठीक है, 3 संख्याएं सहभाज्य हैं परस्पर, कोप्राइम नंबर हैं, और वो इस प्रकार हैं
कि उनमें पहली दो की अगर हम गुणा करें तो पहली दो का गुणनफल 551 है और अगली दो का गुणनफल है 1073। ये आप क्वेश्चन नोट करते चलना। तो तीनों संख्याओं का औसत बताना है, तीनों का एवरेज बताना है। अब देखो, एक तो तरीका मैं आपको डायरेक्टली समझा दूं कि ऐसा कर लेंगे और ऐसा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ पूरा थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि हमने मान लिया तीन संख्याएं हैं बच्चों, a, b, c, ये तीन संख्याएं हैं और कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब आप जानते ही हो कि ऐसी संख्याएं जो ऐसा संख्याओं का एक जोड़ा जो किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो, वो सहभाज्य होती है, कोप्राइम होती है। तो कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन तीनों का। उसने कहा पहली दो का मल्टीप्लीकेशन कितना है, ab, तो ab की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 551। दूसरी बाद की दो कौन सी होगी, bc, तो bc का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 1073, ठीक है। तो अब हमें बताना है तीनों का औसत। तो तीनों का औसत बताने के लिए तीनों को जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों की संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, तीनों कौन कौन सी है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आपको देखो यहाँ पर दोनों में b कॉमन है बच्चों, अगर आपको b की वैल्यू मिल गई तो a की भी मिल जाएगी और यहाँ b की मिल गई तो यहाँ c की भी मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आप देखेंगे कि इस नंबर और इस नंबर में कुछ कॉमन है, क्योंकि ये यहाँ पे b है और यहाँ भी फैक्टर में b है, कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है बच्चों HCF। तो हम क्या करेंगे, 551 का और 1073 का HCF निकाल देंगे। तो 551 और 1073 HCF निकालेंगे, ध्यान देंगे 551 से एक बार भाग हो जाएगा, 551, दो बचा 5 बचा। 522 से 551 को भाग करेंगे, 522 से एक बार भाग हो जाएगा, 11 2 9 बचा, 4 2 2 बचा। अब 29 से भाग करेंगे 522 को, 29 का 29, 3 बचा, 4 2 2, ठीक है। अब 9 8 72, 8 9 72 का 2 से लगे 7, 8 दूनी 16, 7 23, पूरा डिवाइड हो गया। तो फाइनली HCF कितना आया, HCF आया इसका 29। अब जो HCF होता है, जो HCF है वो कॉमन है, HCF कॉमन ही होता है, ठीक है। जो HCF वो कॉमन होता है। अब HCF कितना है बच्चों, 29, और HCF हम क्या मानेंगे, जो ये कॉमन है, कॉमन क्या है b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 29, b की वैल्यू मिल गई। अब आप देखेंगे अगर b 29 है, 29 से हम इसको भाग कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 29 से इधर कर लो, 29 से भाग करेंगे बच्चों किसको, 551 को। 29 इकन 29, 9 6 15, 2 2 4 1 और 3 7 21, 8 9 9 9 81, 9 2 18, 8 26। तो 29 से कितनी बार भाग हुआ, 19 बार। तो a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 19। अच्छा, जब b आपको 29 पता है, b से इसको भाग करेंगे 1073 को तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 29 से भाग करेंगे किसको, 1073 को। तो 29 से 3 बार 29 या 87, 87 0 2 और 29 से भाग हो जाएगा 7 7 9 63, 7 दूनी 14 है 20, कितनी बार डिवाइड हुआ, 37। तो c का मान कितना है, 37। बताओ ये समझ आया नहीं आया। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको तो छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। समझने वाली चीजें क्या है, कि हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों नंबर का एबीसी भी निकालना आपको आने वाले क्वेश्चन में। दोनों का HCF निकालो, HCF से अगर बड़े नंबर को भाग करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछता है कि बड़ी संख्या बताओ, या पूछेगा छोटी संख्या बताओ। तो हम देखेंगे जैसे हमारा HCF आया, अगर हम HCF से बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, देखो बड़ा नंबर मिला। HCF से छोटे नंबर को भाग करेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अब तीनों नंबर मिल गए। अब क्या पूछा हमसे, एवरेज। एवरेज यानी औसत। औसत क्या होता है बच्चों, योग बटे संख्या, यानी 19 प्लस 29 प्लस 37, योग, और संख्याएं कितनी है, 3, 9 दूनी 18, 18 7 25, 5 2 2 3 5 2 7 और 1 8, 85 बटे 3, भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 28 सही 1 बटे 3। तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है बच्चों, 28 सही 1 बटे 3, जो कि ऑप्शन है सी। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो,
है ना। ये हमारा मोटिवेशन है और मोटिवेशन मिलता है इससे। तो वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक कर दिया करो, और जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। ये इन प्रैक्टिस सेट को करोगे तभी आपको फायदा होने वाला है, वरना चैप्टर वाइज कितनी बार भी पढ़ लेंगे इसमें वही दिक्कतें आएंगी बार बार, जो एक बार आई हैं वही दिक्कतें बार बार आएंगी। इसलिए चैप्टर वाइज 1 या 2 बार पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो ज्यादा से ज्यादा, और क्या है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। सारे जो आपका सिलेबस है उसी में से ये 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट 7। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 12% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। फिर से सुनेंगे ध्यान से क्वेश्चन। किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसी वस्तु को यानी 12% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो बच्चों, वस्तु एक बार खरीदी जाती है, एक बार बेची जाती है। अनुमान लगाया जा सकता है कि उसको हम इतने में बेच दें तो क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। बहुत सारे, मैंने बताया बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। मैं आपको 100 मान के करूंगा। आपको अगर रेशियो परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करना है, नहीं हो रहा समझ में, तो आप व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। उसी मेथड से बता दूंगा। अभी फिलहाल ये समझ लो, जो वस्तु का सीपी है, क्रय मूल्य, वो हमने मान लिया 100। अब अगर 5% हानि होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस होता है वो सीपी पर ही तो होता है, तो अगर 5% का लॉस है बच्चों, तो कितने में बेचेगा, 95 में। ये क्या हो जाएगा, एसपी, विक्रय मूल्य। और अगर 12% का लाभ है तो लाभ हानि तो क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य 100 है। और अगर 12% का लाभ है बच्चों, तो कितने में बेचेगा, इसका मतलब 112 में बेचेगा, 112 में बेचेगा। अब हमसे कहा गया है कि 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई थी, ठीक है। तो पहली वाली जो हानि है वो 665 रुपए में बेचने से हुई थी। इसका मतलब विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है, 95 यूनिट। तो 95 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 665 के बराबर है, ठीक है। 19 पंजे 95, 19 या 57, 9 बचा, 19 पंजे 95, 5 सत्ते 35। तो जो 1 यूनिट है वो कितने रुपए के बराबर आया, 7 रुपए के। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरा विक्रय मूल्य। तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 112 यूनिट। तो 112 यूनिट बराबर कितना हुआ, 7 गुना 112, यानी 7 दूनी 14, और 11 सत्ते 77, और 1 78। तो कितना आया आंसर बच्चों, 784। एसपी कितना आएगा, 12% लाभ कमाने के लिए 784 रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। समझ आया, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। 8 में कहा गया है, मान लीजिए n एक 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है। n जो है एक 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, मिनिमम नंबर, न्यूनतम संख्या, ठीक है, या स्मॉलेस्ट नंबर है 6 अंकों का, जिसे अगर हम 4 से, 6 से, 10 से और 15 से भाग करें, 15 से भाग करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे, ठीक है। तो पूछा है n के अंकों का योग, n के अंकों का योग। देखो, क्वेश्चन दोबारा समझ लो। मान लीजिए एक n एक 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे अगर हम 4 से, 6 से, 10 से और 15 से भाग करें तो हर बार 2 शेष बचे। तो जो n एक संख्या है उसके अंकों का योग बताना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देंगे सब लोग। भाई 4 से भाग करनी है, 6 से भाग करनी है, 10 से भाग करनी है, 15 से भाग करनी है, अलग अलग संख्याओं से भाग करनी है। तो एक संख्या ऐसी ले लो जो इन सभी को रिप्रेजेंट करे, और इन सभी को रिप्रेजेंट कौन करता है, एलसीएम। तो हम 4,
6, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आप लोग बताएंगे एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक, अब इन सबसे ना भाग करके 7 से भाग कर लो, जो संख्या 7 से भाग होगी वो इन चारों से भाग हो जाएगी। ठीक है, और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, तो 6 यानी 1 के बाद 5 जीरो, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसको 60 से भाग करते हैं, 60 ही 60, 40, जीरो उतार लिया, 6 बार 360, 40, फिर एक जीरो उतार लिया, 6 बार 360, फिर 40, फिर एक जीरो उतार लिया, 6 बार, तो कितना बचा, 40 बचा। 40 मतलब शेष बचा, संख्या भाग नहीं हो पा रही है। अब एक बात बताओ, लेकिन ये जो 40 शेष बचा है, अगर इस 40 को हम इस संख्या में से पहले से ही घटा लेते, इस 40 को संख्या में से अगर हम पहले से ही घटा लें, तो जो भी संख्या आएगी वो 7 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल 60 से भाग हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो नंबर है ये 1 लाख, इसमें से अगर हम ये 40 घटा देंगे जो शेष बचा है, तो जो भी संख्या आएगी वो 60 से भाग हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें से आपने कुछ भी घटा दिया, तो इसमें 6 अंक हैं, घटाने पर कितने, घटाने के बाद कितने रह जाएंगे, 5 अंक रह जाएंगे, और हमें चाहिए 6 अंक। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जो किससे भाग हो जाएगी, 60 से भाग हो जाएगी। तो इससे अगली संख्या बता सकते हो जो 60 से भाग हो जाएगी, क्या करेंगे, 60 जोड़ देंगे। ठीक है, 60 जोड़ दिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1000020। ये एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से भाग हो जाएगी। 60 से भाग हो जाएगी मतलब 4, 6, 10 और 15 सभी से भाग हो जाएगी। लेकिन हमसे कहा गया है कि प्रत्येक से भाग करने पर 2 शेष बचे। अब अगर हम ये संख्या भाग हो रही है 60 से, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो जो भी संख्या आएगी वो भाग नहीं होगी, अब भाग होने पर कितना शेष देगी, 2 शेष बचेगा 60 से भाग करने पर। तो n ऐसी संख्या है, तो इसका मतलब n ये संख्या है। अब हमसे पूछा है n के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग करेंगे, देखो 2 + 2 4 + 1 5, तो इसके अंकों का योग कितना आया बच्चों, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 5। समझ आया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो इसे लिख लो, मतलब आप लोग लिखने की कोशिश करो जल्दी से, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम खर्च होगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ एक एक करके। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो एक शंकु बना लिया, शंकु मतलब बच्चों कौन, ये एक शंकु बना लिया जिसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। ये रेडियस होती है या हाइट होती है, तो ये जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहा शंकु के आधार के समांतर, शंकु का आधार ये है, इसके समांतर एक तल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग को काटा गया, शंकु के ऊपरी भाग को ऐसा काट दिया। ठीक है, अब जब ऊपरी भाग को इस प्रकार काटा है तो ये कंडीशन बनेगी कुछ, बताओ, जब हमने ऊपरी भाग से इस आधार के समांतर तल से ऐसा काट दिया तो ये कंडीशन बनेगी। तो उसने कहा, तो एक छोटा शंकु काटा गया, तो छोटा शंकु काट दिया, तो इस छोटे शंकु को काटने के बाद इसका बात कहा है, यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी इस छोटे शंकु का जो आयतन है वो इस पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है, 1/27 है। तो हमसे पूछा है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया है। ठीक है, यहां से दोबारा समझ लेंगे, काट दिया गया, उसके बाद यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 है, 1/27, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया है। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लगेगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है, हमने इसकी जो रेडियस है बच्चों मान ली R1, और ये वाली रेडियस मान ली हमने R2, और ये वाली जो h है ऊपर वाली हमने हाइट मान ली h, और पूरे की हाइट कितनी है 30। ठीक है, अब हमें ये वाली हाइट बतानी है कि कितनी ऊंचाई से काटा गया है इसको।
तो अगर ये h मिल जाएगा तो 30 में से h घटा देंगे, ये वाली हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा करते हैं, पहले उसने कहा है कि छोटे शंकु का जो आयतन है, अब शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस छोटे शंकु का जो आयतन है वो पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है, तो पूरे शंकु का आयतन वो भी तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक, अब ये छोटा शंकु है तो छोटे शंकु के लिए रेडियस कितनी है r2, हाइट कितनी है h, बड़े शंकु के लिए रेडियस कितनी है r1 और हाइट हमने h, अभी हम लिख लेंगे यहाँ पर हाइट लिख देंगे इसकी 30। तो उसने कहा जो छोटे शंकु का आयतन है वो बड़े शंकु के आयतन का कितना है, 1/27 है। तो बड़े शंकु के आयतन का 1/27 कर दिया तो छोटे शंकु का आयतन आ गया। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल करेंगे, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब r2 का तो पता नहीं है, r1 इसके नीचे ले आओ, तो r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर बराबर h1, मतलब h ये वाली हाइट कितनी है पूरी 30, तो ये कितना आया 30 बटे ये 27, और ये h और जाएगा इसके नीचे तो 1/h और हो जाएगा। बताओ, इसको सॉल्व किया हमने, r2 और r1 एक साथ कर लिया और बाकी चीज एक तरफ ले गए। ठीक, अब हमें बताना है बच्चों h, पहले हमें h का मान निकालना है, तो r1 और r2 हटाने पड़ेंगे। अब आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर होगी और ये तिरछी रेखा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो ये वाला छोटा त्रिभुज और ये वाला बड़ा त्रिभुज, ये दोनों जो है वो बनते हैं सिमिलर ट्राइंगल, ये समरूप त्रिभुज बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन हो जाता है कि अगर हम r1 और अपॉन r2 करेंगे, यानी r1 अपॉन r2 लेंगे, हम पहले r1 लिया है बड़े के लिए, r2 दूसरे के लिए, तो हाइट भी हम उसी क्रम में लेंगे। तो r1 मतलब बड़े की त्रिज्या, तो r बड़े की हाइट कितनी है 30, r2 मतलब छोटे की त्रिज्या, तो छोटे की हाइट कितनी है h, तो ये रिलेशन होगा इसमें। और हमें r2 अपॉन r1 चाहिए, तो r2 अपॉन r1 कितना आ जाएगा, h अपॉन 30। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो स्क्वायर है r2 अपॉन r1 का, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा h का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी 900 बराबर 30 अपॉन 27 इंटू h, सॉरी 1 अपॉन h। अब सॉल्व करेंगे भाई, 3 से 9 बार कैंसिल, 30 से 10 बार कैंसिल, 9 से 100 बार कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुणा 10 1000 और h गुणा h स्क्वायर यानी h क्यूब, तो h क्यूब बराबर कितना है 10,000 यानी h बराबर कितना है बच्चों 10। हमें h की वैल्यू मिल गई। अब हमें अगर h की वैल्यू मिल गई है कितनी 10, और हमें पता था ये पूरी वैल्यू कितनी है 30, और उसने पूछा है शंकु को कितनी ऊंचाई से काटा गया, तो शंकु को यहाँ से काटा गया, मतलब 30 में से 10 घटा दो, तो कितनी ऊंचाई से काटा गया, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इसको काटा गया। आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, या मीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें दो चीजें लग रही हैं, मेंसुरेशन के साथ साथ ज्योमेट्री भी थोड़ी सी लग रही है। ठीक है, तो समझेंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर भी अगर समझ नहीं आता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे या व्हाट्सएप नंबर पर बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं के HCF और LCM क्रम से 7 और 140 है। ठीक है, HCF दिया है बच्चों 7 और LCM दिया है 140। अब कहा है यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, तो दोनों संख्याएं हैं वो 20 और 45 के बीच में है, मतलब 20 से तो बड़ी है और 45 से छोटी है। ठीक है, तो हमें बताना है उन संख्याओं का योग। अब जब भी आपको HCF दिया हो और संख्याओं के बारे में कुछ भी पूछे, तो हम HCF की मल्टीप्लाई करके संख्या मान लेते हैं। जैसे कि तो पहली संख्या अगर मैं मानूं तो पहली संख्या हो जाएगी 7x, दूसरी संख्या हो जाएगी 7y, HCF की मल्टीप्लाई करके। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर 7x इंटू सेकंड नंबर 7y बराबर LCM 140 इंटू HCF 7। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसा गुणा में से, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इस वाले 7 से 20 बार कैंसिल हुआ, तो XY बराबर कितना है बच्चों 20।
ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ 20 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। तो एक तो फैक्टर बन सकता है, देखो मैं दोनों पॉसिबल वैल्यू ले लेता हूँ। एक तो कंडीशन बनती है 1 गुणा 20 की, और एक कंडीशन बनती है 4 गुणा 5 की। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है 2 गुणा 10 की, ये भी लिख लेते हैं चलो, ठीक है। लेकिन कभी भी इस तरह एलसीएम या एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको जो है फैक्टर ऐसे लेने हैं जो को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन यहाँ तो को प्राइम नहीं है, यहाँ तो 2 कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने x का मान 1 लिखा और y का मान 20 लिखा, तो x का मान 1 लिखेंगे तो संख्या आ जाएगी 7। देखो 20 से तो छोटी है 7, और दूसरी संख्या जाएगी 20 से 140, वो 45 से बड़ी है, और हमसे कहा गया संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, इसका मतलब ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। तो x का मान 4, y का मान 5 रख लो। अगर x का मान 4 रखेंगे तो 7 चौक 28 पहली संख्या मिल जाएगी, y का मान 5 रखेंगे तो 7 पंजे 35 दूसरी संख्या मिल जाएगी, या x का मान 5 रख लो, y के साथ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये संख्याएं मिल गई 28 और 35। पूछा है इन संख्याओं का योग, तो जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, कितना जाएगा 63। 28 और 35 जोड़ेंगे कितना जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो हम विदाउट एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत आप ही को आने वाली है अगर आप कोशिश करोगे कि नहीं चलो बिना एक्स के कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घूम गई, आप फिर से परेशान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा चीजें मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पहिए का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, किसी पहिए का व्यास है 3 मीटर, ठीक। ये जो पहिया है वो 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितने 28 चक्कर, 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे पहिए को कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। मिनट में बताना है, ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं, फिर से समझ लो। एक पहिए का जो व्यास है डायमीटर वो 3 मीटर है, 3 मीटर है, और यह जो पहिया है वो 1 मिनट में जो 28 चक्कर लगाता है। तो 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। अब देखो भाई 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, पहिया है सर्किल की शेप में होगा, जिसकी जो रेडियस है, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर, ये रेडियस होगी पहिए की। अब जब पहिया एक बार घूमेगा तो 2πr चलेगा, तो पहिया अगर एक बार चलेगा तो 2πr दूरी तय करेगा, ठीक। लेकिन वो चलता है 28 चक्कर, तो 28 चक्कर में इतनी दूरी तय कर लेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3/2 इंटू 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 2 6, 264 मीटर की दूरी हो गई। मतलब 28 चक्कर में इस पहिए ने 264 मीटर की दूरी तय कर ली, और 28 चक्कर लगाता कब है 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। तो स्पीड क्या होती है, S = D/T, ठीक है। तो दूरी चली उसने 264 मीटर और टाइम लगा उसको 60 सेकंड, तो ये आ गई उसकी स्पीड। बाद में सॉल्व कर लेंगे, छोड़ो, ठीक है। अब हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करना है, T बराबर होता है बच्चों D/S, T बराबर D/S, ठीक। अब डिस्टेंस कितनी है 5.280 किलोमीटर है, इसके मीटर बना लो, तो 1000 से गुणा कर दें तो 5280 मीटर। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पीड जो मीटर पर सेकंड बना लेंगे, स्पीड कितनी है 264/60, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, 26 दूनी 52, ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 60 × 20 कितना हो जाएगा 120 यानी 1200। तो 1200 क्या आया बच्चों, सेकंड आया, और हमसे पूछा मिनट में, जैसे 60 से भाग कर दें तो 1200/60 कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक। तो पहिया जो है 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, 20 मिनट लेगा। समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 मीटर व्यास था तो रेडियस बना ली 3/2, फिर 1 मिनट में 28 चक्कर चल रहा था वो, अगर एक चक्कर लगाएगा तो दूरी होती है 2πr, 28 चक्कर लगाएगा तो दूरी कितनी होगी 28 × 2πr। तो यहाँ से पहिए के द्वारा चली गई दूरी निकाल दी हमने 264 मीटर। तो जो पहिया है वो 28 चक्कर में इतनी दूरी चलता है, और 28 चक्कर लगाता है वो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में।
इसका मतलब पहिया 60 सेकंड में 264 मीटर चलता है, तो पहिए की स्पीड निकाल दी। अब पहिए की स्पीड और पहिए को चलना है इतना किलोमीटर, तो हमने मीटर बना दिया, तो टी बराबर डी अपॉन एस, दूरी इतनी हो गई, स्पीड इतनी हो गई, टाइम आ गया 20 मिनट। समझ आया? चलो, वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, इस सब की जरूरत भी ना थी। एक बार देख लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, एक दूसरा तरीका है, यहां से देख लेते हैं, लेकिन वो अप्लाई हो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यू पर। 264 मीटर पहिया चला 1 मिनट में, ऐसा लिख लेते हैं, 1 मिनट में जो पहिया चला वो कितना चला, 264 मीटर। और हमें चलना कितना है, 1000 से भाग करेंगे तो मीटर बन जाएगा, 5280 मीटर चलना है। तो 5280 मीटर कैसा बनेगा, जब हम 20 से गुणा करेंगे, इसकी 20 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, तो 20 से गुणा यहाँ भी करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 20 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, 20 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 378 सिक्के हैं, कितने, 378, 378 सिक्के हैं और वो 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, ठीक है। 378 सिक्के हैं, 1 रुपया, 25 पैसे और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, तथा इनके जो मान है, इनके जो मान है, वैल्यू है इनकी, उनका अनुपात है 13:11:7। और हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी ये वाले सिक्के कितने होंगे, इनकी सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया? फिर से समझ लो, 378 सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं और वो 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, और उनके जो मान है, सिक्कों के मान मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपए उनके, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर 1-1 रुपए के सिक्के हैं तो उसमें 13 रुपए हैं, अगर 50-50 पैसे के सिक्के हैं तो 11 रुपए हैं, अगर 25-25 पैसे के सिक्के हैं तो 7 रुपए हैं, ठीक है। मान मतलब ये रुपए हैं, इतने रुपए हैं, ये इतने रुपए हैं और ये इतने रुपए हैं, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सिक्कों की संख्या। अब देखो एक बात बताओ, क्या हम डायरेक्ट बांट सकते हैं इन दोनों को? नहीं बांट सकते, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है और ये उनके मान है, मान मतलब वैल्यू है। अगर हमारे पास सिक्कों की संख्या मिल जाए तो हम डायरेक्ट बांट सकते हैं। अब कैसे मिलेगी, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और 13 रुपए हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के, ठीक। आपके पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और 11 रुपए हैं, तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, यानी 1 रुपए में 2 सिक्के होने चाहिए, तो 11 रुपए में 22 सिक्के होने चाहिए। अब अगर आपके पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं तो 7 रुपए हैं। अब अगर 1 रुपया है तो 25 पैसे के होंगे 4 सिक्के, और 7 रुपए हैं तो 7 चौक 28 सिक्के होंगे। तो ये सिक्कों की संख्या आ गई। अगर हम जोड़ दें सिक्कों की संख्या, देखना कितनी हुई टोटल, 28 और 22 कितना हुआ, 50 + 60 और 63, 63 यूनिट टोटल सिक्के हैं, जबकि टोटल सिक्के कितने हैं, 378, 1 यूनिट 6 के बराबर आ जाएगा। अब हमसे पूछा है उसने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 28 यूनिट, तो 28 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 28, 6 × 48, 6 दूनी 12, 4 16, कितने सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के, 168 सिक्के आ जाएंगे, 168, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछता कि 25-25 पैसे के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए बने, तो आप डायरेक्ट 7 यूनिट निकालते यहाँ से, ठीक है, 7 × 42 यूनिट। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 25-25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 168 हैं, और अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो क्या क्या बन जाएगा, वो 4 से भाग करने पर क्या बनेगा बच्चों, सिक्कों की वैल्यू, रुपए बन जाएंगे। 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 42। समझ आया? चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 168, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी जो आंसर की है वो आपको पीडीएफ में मिलेगी, तो घबराना नहीं है। चलो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 13 है, एक बल्लेबाज द्वारा 8 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है ना। पूरा क्वेश्चन सुनेंगे पहले, फिर देखेंगे।
एक बल्लेबाज द्वारा 8 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन में 9 रन की वृद्धि हो गई। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा 8 पारियों का एक औसत है, 8 पारियों का औसत नहीं पता, 8 पारियों का औसत है और 9वीं पारी में उसने जो है वो रन बनाए 100 रन, और जिससे उसका जो औसत है, जिससे उसका औसत जो है वो कितना बढ़ गया, 9 रन बढ़ गया। तो हमें नया औसत बताना है। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि 8 पारियों का एक निश्चित औसत है, 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 9 रन बढ़ जाता है। तो 9वीं पारी के बाद यानी नया औसत बताना है। देखो, एक तो तरीका है एक्स वाला, एक्स वाला आप लोग पसंद नहीं करते हो तो डायरेक्ट समझ लो, जिसे पूछना हो वो कमेंट कर देना। 8 पारी और 9वीं पारी इसी तरह तो है। अब 9वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 100 रन बनाए हैं। 9वीं पारी में 100 रन बनाए हैं। अब हमने ऐसा किया, हमने मान लिया कि जो 8 पारियां हैं इनमें भी वो 100 रन बनाता होगा। इनमें 8 पारियों में हर एक पारी में 100 रन बनाता होगा, इसका मतलब 8 पारियों का औसत हो गया 100। अब लेकिन उसने कहा कि 8, हमने मान लिया 8 पारियों में सब में 9 रन बनाता था, 9वीं पारी में फिर से रन बना दिए 100, तो औसत में कोई फर्क पड़ेगा? औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 100 रन बनाने के बाद औसत बढ़ गया, इस 100 रन बनाने के बाद औसत बढ़ गया, इसका मतलब पहले औसत कम होगा 100 से, माइनस कर दिया, कम होगा। तो कितना कम होगा? औसत जो है वो 9 रन बढ़ा है, तो 9 पारियों में जब 9 रन बढ़ेगा तो 9 रन 81, 81 रन। तो 81 रन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो जो औसत आ जाएगा 8 पारियों का वो कितना आ जाएगा बच्चों, 19, क्योंकि 8 पारी के नीचे लिखा गया तो 8 पारियों का औसत आ जाएगा 19। अब हमसे पूछा है नया औसत, अब नया जो औसत है वो 9 रन बढ़ा था, तो नया औसत कितना हो जाएगा? देखो भाई 19 रन तो था ही 8 पारियों का, और ये प्लस 9 और कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 28 रन। तो अब जो सभी पारियां हैं उनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, नई पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 28 रन यानी 28। समझ आया? अब किसी को अगर एक्स वाले से पूछना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्याज की दर 8% वार्षिक से घटकर, ब्याज की दर जो थी 8% वार्षिक थी, से घटकर 7/3/4% वार्षिक हो गई। ब्याज की दर जो है 8% वार्षिक से घटकर 7/3/4% वार्षिक होने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब एक वर्ष की आय, 615 रुपए कम हो गई। उसकी जो वार्षिक आय है वो 615 रुपए क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। कम होगी भाई, जब आप ब्याज की दर घटाओगे तो ब्याज कम मिलेगा। अब ये जो ब्याज की कंडीशन में लाभ हानि होती है, ये ब्याज का अंतर होता है। तो उसने कहा 615 रुपए कम मिलते हैं, तो ब्याज, यदि ब्याज साधारण रूप से लिया जाता है तो वह धनराशि बतानी है। अब देखेंगे भाई, आप पहले इसे सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 और 3 31/4%। अब आप देखो ब्याज की दर में एक साल में कितना अंतर हुआ, वार्षिक मतलब एक साल, तो 4 अट्ठे 32, 32 माइनस 31 1, 1/4% का अंतर है एक वर्ष का, वार्षिक मतलब एक वर्ष का। एक वर्ष में इतना अंतर आएगा, इतने की कमी होगी, और एक वर्ष में कमी कितने की है, 615 रुपए की। तो 1% बराबर कितना है, 4 की गुणा कर दो, 15 चौका 60 और 6 चौक 24, तो 2460 रुपए का अंतर आएगा, यानी 1% जो है वो 2460 रुपए के बराबर है। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, मूलधन 100%, तो 100 से गुणा कर दो, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2460 तो आंसर आ जाएगा 2,46,000। तो जो धनराशि होगी, जो उधार ली गई होगी या जो देनी होगी, वो कितनी होगी, 2,46,000। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, तो इसने कहा कि ब्याज की दर जो है वो 8% वार्षिक से घटकर 7/3/4% वार्षिक हो गई, जिससे किसी व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 615 रुपए कम हो गई। वार्षिक आय मतलब एक वर्ष की आय, यानी एक वर्ष की बात चल रही है। तो ब्याज यदि साधारण रूप से लिया जाता हो तो धनराशि बतानी है। तो पहले हमने देखा 8% वार्षिक का मतलब है एक साल का ब्याज है 8%, और ये भी एक साल का ब्याज है 31/4%। तो इन ब्याज में कितना अंतर है,
तो 4×8 = 32, सॉल्व किया तो आया 1/4% का अंतर है, और अंतर कितने का है? 615 रुपए का। तो यहाँ से 1% निकाल दिया 4 से गुणा करके, और फिर 100% निकाल दिया, और 100% क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होता है। समझ आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी, देखो ऐसा लिख लेते हैं, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगले 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगले 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। बताओ, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति पहले 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगले 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगले 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। अब आपको पता है औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब यहां देखेंगे कुल दूरी कितनी है, देखना 24 + 24 + 24 यानी 72 किलोमीटर कुल दूरी है। अच्छा, समय कितना लगा? जब 3 दूरियां हैं, 3 स्पीड है, तो समय भी 3 लगेंगे। 6 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे, 8 की स्पीड से 3 घंटे लगेंगे, और 12 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे। तो 2 3 5, 5 और 4 9, तो कुल समय कितना लगा? 9 घंटे। तो 9 × 8 = 72। तो पूरी यात्रा में उसकी जो औसत चाल रही वो कितनी रही बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया? 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर। ठीक है, चलो अब 16 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5,610 रुपए की धनराशि है। 5,610 रुपए की धनराशि को एबीसी में बांटना है, एबी और सी में बांटना है। अब एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 1200 रुपए अधिक, ए को बी से 1200 रुपए अधिक, ए को बी से 1200 रुपए अधिक मिले। और फिर दूसरी लाइन में लिखा है तथा सी को, तथा सी से 1200 रुपए कम मिले। सी से 1200 रुपए कम मिले, तो बी का भाग बताना है कि बी को कितने रुपए मिलने वाले हैं। बताओ, समझ आया? 5,610 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 1200 रुपए अधिक तथा सी से 1200 रुपए कम मिले। अब इस तथा का क्या चक्कर है? देखो, यहाँ तो स्पष्ट रूप से पता है कि ए का संबंध बी से है, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा। तो तथा एवं का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यदि ए, तो यहाँ लिख देंगे ए। अब पढ़ो, ए को बी से 1200 रुपए अधिक तथा ए को सी से 1200 रुपए कम मिले। ठीक है, अब ऐसा करो, पहली लाइन पढ़ते हैं, ए को बी से 1200 रुपए अधिक मिले, तो बी को अगर एक्स मिले होंगे तो इससे 1200 रुपए अधिक किसको मिले होंगे? ए को, यानी एक्स + 1200 रुपए मिले होंगे ए को। फिर और ए को सी से 1200 रुपए कम मिले। अब एक बात बताओ, ए को जो है सी से 1200 रुपए कम मिले, तो या ऐसा भी तो कह सकते हो कि सी को 1200 रुपए ज्यादा मिल गए होंगे ए से। तो सी को ए से 1200 रुपए ज्यादा मिल गए होंगे, तो कितने मिले होंगे? ए + एक्स + 2400 रुपए मिले होंगे। देखो, ए को बी से 1200 रुपए अधिक मिले और ए को सी से 1200 रुपए कम मिले। ठीक है, अब इन तीनों का जो टोटल है वो 5,610 होना चाहिए। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3x + 3600 बराबर 5,610। माइनस करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? देखो, सॉल्व करो तो 3x बराबर हो जाएगा बच्चों 0 1 0 2। 3 से भाग करेंगे तो x बराबर 3 × 18, 2 × 3 = 21। तो x बराबर आया 670 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है? बी का भाग। अब बी का भाग कितना है? एक्स ही तो है, तो कितना आ जाएगा? 670 रुपए आ जाएगा बी का भाग, यानी आंसर हो जाएगा 670 रुपीज। बताओ, समझ आया? चलो, 16 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 670 रुपीज।
समझ आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बच्चों 4 क्वेश्चन है डीआई के, 17, 18, 19, 20 डीआई का क्वेश्चन है, तो पहले मैं डीआई बना देता हूँ यहाँ पे, है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखते रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो नेक्स्ट। ये देखो, ये डीआई है आपका। इसमें लिखा है नीचे दिए गए दंड आरेख में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों में उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद दिए गए हैं। ये 5 वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4 वर्ष, और ये 3 कंपनियां हैं, सॉरी 3 उत्पाद हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हर वर्ष में 3 उत्पाद हैं किसी कंपनी के, उनका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें कौन कौन से उत्पाद हैं देखो। जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन वाली सीधी रेखा, वो है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। जो डॉटेड लाइन है वो है पीडी यानी पेन ड्राइव, और जो इस तरह लाइन है ये है कीबोर्ड। ठीक है, ये क्या है, सीडी, ये पीडी और ये कीबोर्ड, हर वर्ष में, और ये उत्पादन दिया हुआ है हजारों में। ठीक, अब सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझ लो कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक जाती है, शायद आपको ठीक से दिख ना रहा हो। देखो जैसे ये 5 है मतलब 5000, ये 10,000, ये 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। अब ये वैल्यू 5 और 10 के बीच में है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 15/2 कितना हुआ, 7.5, 7.5। ठीक है, ये वैल्यू 15 तक है, मैं लिख देता हूँ चलो, है ना। ये वैल्यू 25 तक है। ठीक है, आपको पेपर में थोड़ा नजदीक रहेगा, यहाँ थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी। अब ये वैल्यू कहाँ तक जाती है देखो, 10 तक। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ तक आती है, 7.5। ये वाली वैल्यू कितनी आती है, 15, 15। ये वाली वैल्यू कितनी आती है, 20। ये कितनी आती है, 15। ये कितनी आती है, 30। ये कितनी वैल्यू आती है, 25। ये वैल्यू कितनी आती है, 30। ये वैल्यू कितनी आती है, 20, 20। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी आती है, तो देखो ये 20 और 25 के बीच में है, तो 22.5। और ये वाली वैल्यू ये 15 और 20 के बीच में है, तो 17.5। और ये वाली वैल्यू 15 है ना। अब तो समझ आ जाएगा। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखेंगे इसका। पहला क्वेश्चन लिखा है कि वर्ष 2006, 2007 और 2009 में, वर्ष 2006, 2007 और वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा कीबोर्ड, किसकी, कीबोर्ड, कंपनी द्वारा कीबोर्ड की संख्या के बीच अनुपात बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। समझ आया, देखो क्या है, वर्ष 2006, 2007 और 2009 में कंपनी द्वारा कीबोर्ड के उत्पादन का अनुपात। अब आप लोग देखेंगे 2006 में जो उत्पादन है वो कितना है, 2006 में किसका, कीबोर्ड का। कीबोर्ड ये वाली लाइन है स्ट्रेट वाली, तो 2006 में स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाती है, 15 तक, तो ये कितनी है, 15 अनुपात। 2007 में कितना है कीबोर्ड, 30। अच्छा, 2009 में कितना है कीबोर्ड, 15। तो ये अनुपात आया, सॉल्व करेंगे, 15 से भाग करेंगे, 15 × 15, 15 दूनी 30 और 15 × 15, तो आंसर कितना आया, 1:2:1। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 17। बताओ, समझ आया भाई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2006 में कीबोर्ड का उत्पादन कितना है, तो 2006 पे जाएंगे सबसे पहले। कीबोर्ड कौन सा है, नीचे जो लाइन है इस तरह खींची हुई ऊपर नीचे, ये कीबोर्ड है। तो 2006 में ऊपर नीचे लाइन ये है, कहाँ तक जाता है, 15 तक, यानी 15,000। कोई जरूरत नहीं है अनुपात में 1000 लिखने की, तो हमने ऐसे ही कर दी। ठीक, वर्ष 2007 में कीबोर्ड कितना है, कीबोर्ड ये देखो कितना है, 30। वर्ष 2009 में कीबोर्ड कितना है, 15। बस सॉल्व कर दिया, समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर देखो 18। 4 क्वेश्चन है इसी पर बेस। अब देखो 18 क्वेश्चन है, 18 है। इसमें कहा गया है सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित पीडी की औसत संख्या। सभी वर्षों में पीडी की औसत संख्या, किसमें, सभी वर्षों में। ठीक है, 18 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी वर्षों में पीडी की औसत उत्पादन संख्या जो है वो कितनी है। ठीक है, औसत का मतलब होता है योग। तो आप देखेंगे जो पीडी है 2000 शुरू से करेंगे, पीडी कौन सा है, डॉट वाला। तो 2005 में पीडी कितना है, 15। फिर 2006 में कितना है, 7.5। 2007 में कितना है, 15। 2008 में कितना है, 30। 2009 में कितना है, 17.5। ये सभी 5 वर्षों में जो सीडी है, पीडी, सॉरी पीडी कौन सा था, हाँ बिल्कुल ठीक है, डॉट वाला।
जो पीडी है उनकी संख्या निकाल दी हमने, 5 और 5 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 20, 20 5 25, 25 का 5 हाथ लगे 2, 3 2 5, 1 6 और 2 8। तो जो उत्पादन आया सभी वर्षों में वो कितना आया? 85 आया। और कितने वर्ष हैं? 5। औसत क्या होता है? योग तो आया 85 और वर्ष कितने हैं? 5। तो औसत होता है योग बटे संख्या, तो कितना आ जाएगा? 17,000। ठीक, क्योंकि सब कुछ हजार में चल रहा था इसलिए बाद में हजार लिखना जरूरी है। तो ये 85,000 आया था, इसका औसत निकालेंगे कितना जाएगा? 17,000। तो वर्ष 2000 सभी वर्षों में पीडी की जो औसत संख्या है वो कितनी है बच्चों? 17,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 17,000। बताओ, समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, ठीक है। चलो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 19 यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2008 में, चलो हाँ इसको थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है बच्चों, जो 19 क्वेश्चन है इसमें कहा गया है वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पीडी और सीडी। तो 2008 लिखा हमने और इसमें पीडी और सीडी की कुल संख्या, कुल मतलब प्लस, ठीक। वर्ष 2008 में यानी वर्ष 2008 में ही कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच अंतर बताना है। अब देखो सुन लो फिर से, वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पीडी और सीडी, तो वर्ष 2008 में उत्पादित पीडी और सीडी की कुल संख्या तथा वर्ष 2008 में ही कीबोर्ड की संख्या का अंतर। अब आप 2008 पे चलो, 2008 ये है, तो पहले पीडी देखो, तो पीडी कौन सी है? डॉट वाली। 2008 में पीडी कौन सी है? 30, प्लस 2008 में सीडी, सीडी मतलब लाइन इस तरह वाली, 2008 में इस तरह लाइन कितनी है? 25, तो ये कितना हुआ? 75,000। और 2008 में कीबोर्ड, कीबोर्ड कौन सा है? ये ऊपर नीचे लाइन, तो 2008 में कितना है? 20। इनका जो अंतर है कितना है? अंतर आप देखोगे कितना है? 55, कितना? 1000, ठीक है। अब हमसे यह पूछा, देखो कोई गलती तो नहीं कर दी? ऑप्शन हमारा मैच नहीं होता है, फिर से देखते हैं एक बार। अच्छा हाँ, गलती ये हो गई, 25 और 30 कितना होता है बच्चों? 55 होता है, ठीक है। और 55 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा? 35। कितना आंसर आ जाएगा? 35,000। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही, ठीक है। बताओ अब देखो क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो कितना लेंथ लगेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और लिखते चलो, ठीक है। जैसा कहा था 2008 में पीडी और सीडी, तो 2008 में पीडी और सीडी कितनी है? तो पीडी कितनी है? 30 और सीडी कितनी है? 25, तो 30 और 25 हो गई। और कीबोर्ड कितने बचे? 20, कीबोर्ड 20, तो इनका अंतर पूछा, इनका टोटल, और इनका अंतर कितना जाएगा? 35,000, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा गया है वर्ष 2006 तथा 2008 में कंपनी के सभी उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया। वर्ष 2006, वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में कंपनी के सभी उत्पाद की कुल संख्या। तो 2008 में, सॉरी 2006 में, पहले देखो तीनों जोड़ेंगे सभी उत्पाद, तो जोड़ेंगे 15 10 25, 25 और 7 32, 32.5। और वर्ष 2008 में सभी को जोड़ दो, 25 और 30 कितना हुआ? 55, 55 और 20 कितना हुआ? 75 के सभी उत्पादों की कुल संख्या, तो कुल संख्या मतलब जोड़ दो, तो 5 और 2 7 और 7 3 10, 107.5 क्या आया बच्चों? 1000 आया, क्योंकि हर चीज वैल्यू 1000 में, तो 1000 लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन इस कंडीशन में नहीं है। ऑप्शन में जीरो वगैरह लगा कर रखा, तो जीरो कैसे लगाने हैं? 107.5, 1000 का मतलब क्या है? 1000, एक जीरो हटेगा तो पॉइंट हट जाएगा, कितना आया? 1075 और 00, यानी 1,07,500 टोटल प्रोडक्ट की संख्या आ जाएगी 2006 और 2008 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका 107500, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 20 का बी। बताओ समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा और ये प्रैक्टिस सेट भी अच्छा लगा होगा। तो बस आप लोगों से ये उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ओके।
चलो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ, ये दिख नहीं रहा था। देखो 107.5 था, 1000 का मतलब 1000, तो सॉल्व करके कितना है, 1,07,500। ओके ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।